इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज का आगाज हो चुका है और अब अंत भी होने वाला है, जिसका तीसरा मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में रविवार को खेला जाएगा। इस मैच के लिए बहुत लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि रोहित शर्मा विराट कोहली पर नजरें रहेंगी, क्योंकि दोनों का ही बल्ला अभी इस सीरीज में उस तरीके से हल्ला नहीं मचा पाया है। खास तौर पर रोहित शर्मा मैदान में तो आ रहे हैं, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना भी रहे हैं, तोड़ भी रहे हैं, लेकिन उस तरीके से उनकी बैटिंग देखने को नहीं मिल रही जिस तरीके से उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें रहती हैं। तो इसलिए रोहित शर्मा विराट कोहली पर नजरें रहेंगी। साथ ही साथ आपको याद होगा कि जो दूसरा ओडीआई मुकाबला था वो न्यूजीलैंड जीत गई थी और टीम इंडिया के लूपहोल्स उजागर हुए थे, टीम इंडिया की जो गलतियां थी, जो खामियां थी, वो सबके सामने एक्सपोज हो गई थी। गौतम गंभीर की कोई भी रणनीति नहीं काम आई थी, कोई भी उनकी पॉलिटिक्स वहां पर नहीं काम आई थी। दूसरे मैच में हमने देखा था कि अर्शदीप सिंह की कितनी ज्यादा कमी टीम इंडिया को फील हुई थी। अर्शदीप सिंह लेफ्ट आर्म सीमर और वो ही टीम में नहीं थे। आप सोचिए उनकी जगह नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर बने हुए हैं, हर्षित राणा ऑलराउंडर बने हुए हैं, जबकि अर्शदीप की सख्त वहां पर जरूरत थी क्योंकि टीम इंडिया की गेंदबाजी में वो धार नहीं नजर आ रही थी जो अगर अर्शदीप सिंह आते तो नजर आ जाती। अब तीसरे मैच के लिए एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन टीम इंडिया ये मुकाबला तब जीतेगी अगर प्लेइंग 11 मजबूत होगी। तो उसी प्लेइंग 11 को डिस्कस करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। अब देखते हैं कि प्लेइंग 11 में हमने किसको रखा है और मैंने और शशि ने जो मिलकर प्लेइंग 11 बनाई है ये ऑलमोस्ट वही प्लेइंग 11 होने वाली है जो एक्चुअल मैच में रहेगी। 19-20 का फर्क होगा, जैसे कि हम हमेशा से ही बोलते हैं, बाकी एक्यूरेट यही प्लेइंग 11 रहने वाली है शशि। और ये प्लेइंग 11 जो हमने बनाई है वो शायद मजबूत नजर आ रही है और शायद इस प्लेइंग 11 से टीम इंडिया इस सीरीज को जीत भी जाए। बिल्कुल, देखिए दूसरे वनडे में जो हार मिली है उसके बाद दो बड़े बदलाव होने वाले हैं टीम में। बड़े बदलाव क्या क्या हैं वो आगे आपको प्लेइंग 11 जब से ही आपको बताएंगे उस टाइम आपको पता चल जाएगा। लेकिन उसके पहले बता दें कि सेकेंड ओडीआई जो कि खेला गया आपका राजकोट में, और राजकोट में कई मतलब देखा गया ऐसा कि भारत ने 285 के आसपास स्कोर बना लिए थे, लेकिन बावजूद इसके गेंदबाजों में वो धार नहीं दिखी जिसके कारण डेल मिचेल का शतक आया। उसके बाद न्यूजीलैंड ने आसानी से वो रन चेज कर लिया। यहाँ पर बहुत सारी चीजों में बदलाव की जरूरत है, जैसे कि नीतीश कुमार रेड्डी कर क्या रहे हैं टीम में ये किसी को नहीं पता। ना बल्ले से कोई योगदान, ना गेंद से 2 ओवर आप करने के लिए कोई ऑलराउंडर को तो नहीं खिला सकते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार रेड्डी का क्या थर्ड ओडीआई में खेलना बनता है या फिर गेंदबाजी में क्या ऐसी तब्दीली करनी चाहिए टीम मैनेजमेंट को ताकि थोड़ी और धारदार दिखे गेंदबाजी, क्योंकि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने हमेशा से इंडिया के गेंदबाजों को परेशान किया है। तो आपको याद होगा कि 2023 का वर्ल्ड कप जब खेला जा रहा था तब भी 2 मैचेस न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच हुए थे उस वर्ल्ड कप के दौरान, और दोनों मर्तबा ऐसे देखने को मिला था कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हावी हो रहे थे गेंदबाजों के पर, इंडिया के गेंदबाजों पर। लेकिन उस वक्त हमारे पास एक ऐसा एसेट था जिसने दोनों बार विकेट निकाल के उस पार्टनरशिप को तोड़ा था, और वो एसेट थे मोहम्मद शमी इस वक्त टीम का हिस्सा नहीं है। ये इंडिया के लिए बहुत मतलब चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को हमेशा शमी ने परेशान किया है। आपको याद होगा जो 2023 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल जो कि मुंबई में खेला गया था उसमें डेल मिचेल एक वक्त ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे, और जैसे कि दूसरा ओडीआई जो कि अभी राजकोट में खेला गया ठीक ऐसी ही बल्लेबाजी कर रहे थे और इंडिया से मैच छीन कर ले जा रहे थे। लेकिन वहीं पर शमी का एक ऐसा स्पेल आया जिससे डेल मिचेल का विकेट मिल गया और फिर इंडिया को लगातार विकेट मिलते चले गए और इंडिया सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंची थी। लेकिन अब जब शमी नहीं है तो फिर इंडिया के पास क्या ऑप्शन है? क्या कोई ऐसा और तेज गेंदबाज है जो इंडिया के इस स्क्वाड में, इस प्लेइंग 11 में शामिल होकर इंडिया की गेंदबाजी को थोड़ी और पैनापन दे सकता है, थोड़ी और धारदार बना सकता है? तो इसी के लिए हमने ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 बनाया है कि थोड़ी चेंजेस अगर इस टीम में भी किए जाए तो थोड़ा हो सकता है कि टीम और अच्छी दिखने लगे, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी के अलावा आप किसको खिला सकते हैं? ऑप्शन आपके पास क्या है? आपने नए अभी शामिल किया आयुष बडोनी को, तो क्यों ना उन्हीं को मौका दिया जाए जब वो गेंद से कुछ कर ही नहीं रहे, बल्ले से कुछ कर ही नहीं रहे। तो आयुष बडोनी जिनको अभी इंडिया का कॉल आया है, उनको अगर पहला मेडन चांस मिल जाएगा, वो पहला डेब्यू कर पाएंगे इंडिया के लिए, तो उनके लिए भी एक बड़ा पल होगा। तो जब एक खिलाड़ी कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो दूसरे खिलाड़ी को क्यों ना मौका मिले? तो इसी के लिए हमने ये सारी चीजों को सोचकर ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 बनाया। चलिए देख लेते हैं। देखो, रोहित शर्मा और शुभमन गिल ये दोनों तो ओपनिंग करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कप्तान होंगे शुभमन गिल, विराट कोहली तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर, केएल राहुल भी होंगे, जडेजा भी होंगे। अब यहाँ पर 7वें नंबर पर आपको नीतीश कुमार रेड्डी के जगह पर आयुष बडोनी इसलिए दिख रहे होंगे क्योंकि ये आखिरी ओडीआई है, डिसाइडर है। नीतीश कुमार रेड्डी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऐसे में आयुष बडोनी चूंकि वो ऑलराउंडर के तौर पर टीम से जुड़े हैं तो वो ऑलराउंडर का जिम्मा संभालेंगे। हर्षित राणा होंगे, मोहम्मद सिराज होंगे, लेकिन फिर से हमने वही कोशिश की है कि कम से कम एक बाएं हाथ का सीम गेंदबाज टीम
टीम प्लेइंग 11 में हो। अर्शदीप सिंह को हमने प्लेइंग 11 में मौका दिया और कुलदीप यादव, बाकी के सब बराबर हैं। बस 2 बदलाव, और 2 बदलाव से हो सकता है कि तीसरा वनडे हम लोग जीत जाए और फिर सीरीज जीत जाए। बिल्कुल, उम्मीद हम यही करेंगे कि सीरीज हम लोग जीत जाएं, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतना हमेशा से बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। भले ही न्यूजीलैंड ने पिछले साल हमें टेस्ट में हरा दिया हो और बेइज्जती हमारी बहुत ज्यादा हो गई थी, लेकिन इस बार ओडीआईज में आए हैं। ओडीआईज में ये सीरीज अगर हम जीतते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा ये मौका रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतनी। आप लोग कमेंट्स करके बताइए ये प्लेइंग 11 से क्या आप सहमति रखते हैं, या फिर आपकी क्या कुछ प्लेइंग 11 है तीसरे और डिसाइडर वाले ओडीआई मैच के लिए, वो भी कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।